बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। T20 एशिया कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज़ में तबाह आजमाई करेगी। ये 2025 से 2027 का जो साइकिल है उसमें ये पहली टेस्ट सीरीज़ होगी जो पाकिस्तान खेलेगा। 12 अक्टूबर से इस सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, जो कि अभी हाल ही में जिसने गुज़िश्ता बरस बल्कि इसी साल ICC टेस्ट चैम्पियनशिप जीती है, और साउथ अफ्रीका की टीम ने फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान को इस सीरीज़ में टफ़ टाइम देगी। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी स्क्वाड में हैरत अंगेज़ तौर पर 38 साला लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी का नाम शामिल है, जबकि पाकिस्तान के दीगर जो स्पिनर्स हैं जिनमें साजिद खान, नोमान अली इस टीम का हिस्सा है और उन्होंने जो है वो आसिफ आफरीदी को भी इस टीम में शामिल किया है, जबकि सलमान अली आगा टेस्ट मैचेस में ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, वो भी इस टीम में शामिल है। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब के जो मुताद्दिद हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में वाबस्ता रह चुके हैं। हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम हारून रशीद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर से हो रहा है। पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज के लिए अपने जिस 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है उसमें 4 स्पिनर्स शामिल हैं, जिनमें नोमान अली, साजिद खान, अबरार अहमद और आसिफ आफरीदी को मुंतखब किया गया है। लगता यही है कि इस सीरीज के लिए पाकिस्तान स्पिन विकेटें बनाएगा, क्योंकि ये 2025 से 27 तक का जो ICC का साइकिल है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें ये पाकिस्तान की पहली सीरीज है। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्पा बाबूमा के जख्मी होने की वजह से बैट्समैन एडन मार्क्रम जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत के फराइज सरअंजाम देंगे। जनूबी अफ्रीका के स्टार लेफ्ट आर्म स्पिनर शिव महराज, जिन्होंने अब से 4 बरस पहले 2021 में साउथ अफ्रीका की टीम के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था तो 10 विकेटें हासिल की थी, केशव महराज पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की स्पिन बॉलिंग उतनी मजबूत नजर नहीं आती। तबरेज शमसी भी इस टीम में नहीं हैं और उनके नए स्पिनर्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग खासी मजबूत नजर आती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था, और साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप कप्तान एडन मार्क्रम के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि दीगर खिलाड़ियों में राय दिगल्टन, कायल वीरानी, इसके अलावा ट्रिस्टन स्टेम्स वगैरह शामिल हैं। जबकि फास्ट बॉलिंग अटैक उनका खासा मजबूत नजर आता है, जिसमें कार्गो यंगसन, कगिसो रबादा, इसके अलावा मुल्डर, कार्बिन बॉश वगैरह शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का किस तरह से मुकाबला करता है। पाकिस्तान टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। लग यही रहा है कि पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर के साथ इस सीरीज में जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जनवरी के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई टेस्ट मैच खेल रही है और इस टेस्ट मैच में किस तरह की विकेटें बनाई जाती हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले ही मिल सकेगा। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हारून रशीद साहब से। हारून भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जब जहमत देते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं। पाकिस्तान की पिछले साइकिल में परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही टेस्ट मैचेस में। आपको याद होगा इस साल जनवरी में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेले मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। पहला 127 रन से जीते, दूसरा 120 रन से हार गए। तो अब फिर एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका? देखिए, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी सीरीज़ होनी चाहिए, लेकिन जैसे भी आपने पिछली सीरीज़ का जिक्र किया कि जो होम सीरीज़ हम खेलते हैं, हम सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? देखिए, हम पिक्चर्स को इस तरह बनाते हैं कि वो आपको ज़्यादा हेल्प करें और जो बाहर से आने वाली टीमें हैं उनको हेल्प ना करें। यानी हम लो बाउंस और उसमें जो स्पिन ज़्यादा हो, क्योंकि आप स्पिनर्स पे इंतज़ार करते हैं। आप देखते हैं कि नोमान और साजिद जो हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, पहले उन्होंने आउट भी किए सब कुछ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब जो बाहर से आने वाली टीमें हैं उनके पास भी स्पिनर्स हैं। सो जब अगर आप दूसरों के ऊपर अटैक करेंगे स्पिनर से, तो आपके ऊपर भी वो अटैक करेंगे आपके बैट्समैन के ऊपर स्पिनर से। सो आपके बैट्समैन भी इतने अच्छे नहीं खेलते स्पिन बॉलिंग के ऊपर। सो मेरे अपने नज़दीक ये इशू है।
साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। सो मे बी एक एडवांटेज पाकिस्तान को जाएगा कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो अपनी होम कंडीशंस में बेटर बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके महाराज जो हैं वो सिर्फ सेकंड टेस्ट में अवेलेबल हैं, पहले टेस्ट मैच में वो अवेलेबल नहीं है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं और बहुत अच्छे बॉलर भी हैं। बाकी जितने बॉलर्स को मैं देख रहा था जो उनके स्पिनर्स हैं, उनका हार्डली कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने हार्मन को लेके आए हैं जो कि सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट तकरीबन खेल चुका है, उसका टेस्ट क्रिकेट में 10 के करीब खेल चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस एज सच ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी ये है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस किस्म की पिचेस नहीं होती जो पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में क्योंकि लो बाउंस पिचेस होती हैं, रफ होती हैं, वहाँ रफ नहीं होती, वहाँ हार्ड होती हैं, उसके क्रैक्स पड़ जाते हैं, बाउंस हो जाता है। तो इस वजह से उनके स्पिनर्स को इस किस्म की पिचेस के ऊपर बॉलिंग करना भी नहीं आता। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो पाकिस्तान के। तो आप क्या समझते हैं, पिछली दफा वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज भी उनके स्पिनर्स ने हमें आउट कर दिया, 120 रन से हम टेस्ट मैच हार गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टीम के पास अच्छे स्पिनर्स होंगे, चाहे आप इसके स्पिन ट्रैक बना लें, बांग्लादेश के खिलाफ क्या हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ हम दोनों टेस्ट मैचेस पिंडी में हार गए। तो आप नहीं समझते कि मुखालिफ टीम का वो जो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर वो ना हो तो वो फिर हमारे लिए आसानी रहती है। देखिए, आपने दोनों जो टीमों का जिक्र किया, बांग्लादेश का और वेस्ट इंडीज का, अगर आप उनकी पिचेस का मुवाजना करेंगे ऐसी ना, होती तो सिमिलर हमारे पाकिस्तानी स्टाइल की हैं। बांग्लादेश में भी आप देखें स्पिनर्स होते हैं, और आप ट्रिनिडाड और गयाना में स्लो पिचेस, और अब तो बारबाडोस में भी जो है पिचेस जो है बहुत स्लो हो गई। सो इसलिए वहां पर भी जो स्पिनर्स डेवलप हो रहे हैं वो स्पिन ऐसी ही पिचेस के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने आगे पाकिस्तान को हराया और उनके स्पिनर्स कामयाब हुए। अब आई होप कि आई डोंट नो कि मैं अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस देख रहा था, वनडे T20 इज समथिंग एल्स, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको लॉन्गर स्पेल्स करने पड़ते हैं, और इनके लिए मैं फील करता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम के जो स्पिनर्स हैं वो अभी इतने ज़्यादा मेरा ख्याल एक्सपीरियंस नहीं है। प्लस ये है कि अब ये वापस लिया इन्होंने बाबर को और रिजवान को, और ऑब्वियसली उनके ऊपर भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि बैटिंग। लेकिन अरुण भाई, इस वक्त अगर पाकिस्तान की रैंकिंग देखें, टेस्ट में 7वें नंबर पर, ODI में 5वें नंबर पर, T20 में 7वें नंबर पर, तो इस रैंकिंग को देखते हुए, खासतौर पर टेस्ट रैंकिंग को देखते हुए, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा? पहली सीरीज ये पाकिस्तान खेल रहा है इस साइकिल की, तो पाकिस्तान के पुराने प्लेयर्स भी वापस आए हैं, बाबर आजम की आपने बात की, रिजवान की बात की, वो वापस आए, तो आप समझते हैं उन पर प्रेशर होगा? नहीं, डेफिनेटली प्रेशर तो पाकिस्तान टीम के ऊपर इसलिए होगा कि देखें, रैंकिंग पे नीचे जाने का मतलब ये है कि आपने पिछले साल कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी तो नहीं दिखाई, और इसके अलावा कोई बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं जिसकी वजह आप समझ रहे हैं कि आपकी टीम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ अब्रार जो है वो डेवलप हुआ है एज ए गुड स्पिनर। आप अभी तक 38 ईयर्स 36 ईयर्स और नए प्लेयर को जो लिया है, जिसका आपने जिक्र किया, आसिफ आफरीदी का, इज अबाउट टू बिकम अ 39 ईयर ओल्ड गाय। ये आपको क्या शो कर रहा है? ये शो क्या कर रहा है कि आपके पास पाइपलाइन में यंग प्लेयर्स नहीं है जो आगे लॉन्गेविटी आपको दें, जो लंबा अरसा खेलें। आई वाज सरप्राइज टू सी कि इन्होंने मोहम्मद नवाज को किस तरह से ओमिट कर दिया इस टेस्ट सीरीज में। वो तो फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, और उसको मेरे अपने नजदीक है टीम में होना चाहिए था। थिंक टैंक ने जो भी सोचा होगा वो अब आगे देखेंगे। कथा कलामी होती है भाई, जो 4 स्पिनर्स इन्होंने रखे हैं, साजिद खान, नोमान अली, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, फिर इवन जो है सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन कर लेता है, और इतने सारे स्पिनर्स रखने का मतलब ये कि इनका माइंड सेट पता है कि ये किस तरफ जाएंगे। ये तो बिल्कुल सामने है। देखें, 3 स्पिनर्स तो डेफिनेटली खेलेंगे। आप एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, एक आप ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा। ये 2 होंगे, 3 आपके पास स्पिनर्स होंगे, और चौथा स्पिनर आपका सलमान अली आगा होगा जो आगे ऑफ ब्रेक करेगा। सो इट्स, आप देखिएगा टोटली आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इसमें रोल प्ले करेगा। एक्सपेक्ट करेंगे शाहीन आफरीदी जो है अर्ली स्पेल में आपको 1-2 आउट कर दें। दूसरी तरफ जो मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग को भी देख रहा हूँ ना, उनकी बैटिंग में भी इतनी बहुत ज्यादा डेप्थ मुझे नजर नहीं आ रही। जस्टिन उनके अनफिट है, उनका एक वाहिद प्लेयर है जो कि बबूमा आउट हो गए वो सीन्स बिकॉज वो इंजर्ड हैं। सो उनकी टीम डेफिनेटली, वो लोग अपने ज़हन में ये रख के आ रहे हैं कि हमने अपने स्क्वाड को, फ्यूचर के स्क्वाड को डेवलप करना है। उन्होंने नए नए प्लेयर्स डाले हैं,
जिसमें वो देखेंगे कि किस तरीके से वो पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर बिहेव करते हैं, अच्छा खेलते हैं नहीं खेलते। क्योंकि उनके कोच का मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो कह रहा था हमें पता है कि हमारे पर पाकिस्तान अटैक करेगा स्पिन बॉलिंग से, इसीलिए हमने अपने यहाँ भी हमने 3 से 4 स्पिनर्स हम लेके जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे हम उनको उसी का जवाब उसी तरीके से दें जैसे वो हम स्पिनर पर अटैक करेंगे। लेकिन जिस तरह अगर हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करें, वो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे एशिया कप के लिए, अब वो दोनों टेस्ट टीम के लिए आए हैं, तो आप समझते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में वो परफॉर्मेंस देकर, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 4 महीने दूर है अब फरवरी में, तो क्या वो इस टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, मैं टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर तो किसी को मैं T20 में शायद ना लूँ, क्योंकि देखें ना जिस किस्म की पिचेस बनेगी इतना इनके लिए भी कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉल तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको ग्राफ्ट करनी पड़ेगी अपनी इनिंग्स। अगर स्पिन हो रहा होगा तो आप फ्रीली स्ट्रोक नहीं खेल सकते। तो लामवाला आप 60-70 की स्ट्राइक रेट के इर्द गिर्द आप कहीं क्रिकेट खेलेंगे। सो 60 और 70 की अगर आप स्ट्राइक रेट से अगर आप परफॉर्मेंस कर भी जाते हैं तो आई थिंक वो T20 में सिलेक्शन की जमानत तो नहीं बनती। लेकिन प्रॉब्ली सीरीज के बाद इनकी वनडे सीरीज भी है और T20 सीरीज भी है, उसमें शायद ये जरूर इनको आजमाएंगे, क्योंकि जिस किस्म का डिबेकल हुआ है एशिया कप में, मिडिल ऑर्डर आपका था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं आपके पास। 113 फॉर 1 से 146 ऑल आउट हो गया। और जब आपका मिडिल टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपको मिडिल ऑर्डर सहारा देता है, जब आपका टॉप ऑर्डर रन्स करता है तो आपको मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है। सो बहुत ज्यादा झोल थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें ना, तो पाकिस्तान की टीम ने ओवरऑल अगर देखें तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। इवन आप देखें लो स्कोर को चेस किया, गिरते हुए पड़ते वो जीत गए। इसी तरह आपने डिफेंड किया बांग्लादेश के खिलाफ, एक आपने जो अगेंस्ट मेरा ख्याल है शायद बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से जीता पाकिस्तान जीता, वो डिफेंड किया। और जिसमें आपने एक चेस करना था अगेंस्ट श्रीलंका, वो भी आपने 84-5 से लेकर 135 चेस करना था। ये दो पॉजिटिव थे जो पाकिस्तान के इसमें नजर आए कि उन्होंने फाइट किया। जो इंडिया के खिलाफ फाइनल था उसमें तो शेयर आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मिस्टेक्स थी जिसकी आप उसकी वजह से हारे। अगर आपकी कप्तान अच्छी कप्तानी कर लेते, उन्होंने बॉलिंग चेंजेस बड़ी गलत की, आपके अपने मेल बॉलर को आपने बॉलिंग नहीं दी, और उसके बाद आपने जब होता ही है कि जब विकेट्स गिरती है ना, आपके पास एक ही चीज थी कि आप डिफेंड तो नहीं कर सकते थे वो टारगेट, आप उनको आउट कर सकते थे। और आपने स्लिप वगैरह भी नहीं ली, आउट करके। सबसे बड़ी चीज ये कि जब 3 विकेट्स गिरने के बाद उनको इजी सिंगल्स दिए, आपको मिड ऑफ मिड ऑन जो है वो ऊपर बुलाना चाहिए था ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता। जब वो उनको सिंगल्स ना मिलते तो वो कोई ना कोई गलत शॉट खेलने के लिए जाते, क्योंकि उनको तो अपना आस्किंग रेट बढ़ाना था। सो ये काफी प्रॉब्लम्स थी। फिर मैं ये फील करता हूं कि लोग बहुत ज़्यादा माइक हैसन की बात कर रहे हैं एज कोच T20 का। मुझे तो उसने फ्रैंकली स्पीकिंग इतना इम्प्रेस नहीं किया। आगे सिर्फ स्लो बॉल कर देना, ये कर देना। देखिए, जब ऑलराउंडर खिला लेना, ऑलराउंडर खिला देना, बिट्स एंड पीसीस वाले आपने ऑलराउंडर खिलाए। दूसरा, आपने मेन आपके जो बैटर्स थे उनको आपने वो कॉन्फिडेंस आप बहुत कुछ कह के गए। हसन नवाज को आप कह गए कि हमारे पास बहुत बड़ा प्लेयर है, और आपने मोहम्मद नवाज को कहा कि हमारा सबसे बड़ा स्पिनर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर है, और वो उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दी। सो ये झोल मुझे नजर आया इसमें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, मोहम्मद नवाज के हवाले से भी बात करेंगे, हसन नवाज के हवाले से भी बात करेंगे, और साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसके कप्तान के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान शान मसूद, उसको D कैटेगरी दी है इन्होंने, तो आप अंदाजा लगाएं। इस पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आसिफ आफरीदी जब कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी तो उन पर पाबंदी लग गई थी, अब वो पाकिस्तानी टीम में आ गए हैं, इस पर भी बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। टेस्ट सीरीज़ की तो हमने बात की, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड T20 एशिया कप में हुआ उसके हवाले से ही पूछ लेते हैं। भाई 12 ओवर सिर्फ करवाए पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद नवाज से, और इंडिया के खिलाफ 1 ओवर इस मैच में, पिछले मैच में 1 भी ओवर नहीं कराया, उससे पिछले मैच में ओवर्स कराए। तो आप नहीं समझते, जिसको कोच कहता है कि दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उससे 12 ओवर्स करा रहे हैं आप? ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन था मेरे लिए। उसका रीज़न ये है, देखें, आप जितने मर्जी पार्ट टाइम बॉलर से आप बॉलिंग करा लें,
उनको आप उस वक्त बॉलिंग कराते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपका जो मेन बॉलर है उसको, यानी उन्होंने हिट आउट करके एक दो ओवर में आपने ज़्यादा रन उसने दे दिए, तो आप फिर लेके पार्ट टाइम बॉलर लेके आते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका पलड़ा भारी है तो आप किस तरीके से आप पार्ट टाइमर को बॉलिंग दे सकते हैं? आप तो उस वक्त अपने मेन बॉलर को लेके आते हैं कि जी मैंने इसी से आउट करना है। सो इसलिए मुझे तो ये वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल समझ नहीं आए। मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास विजन नहीं था, उनके जहन में शायद ये था कि जिन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता। ये कहीं से भी ये नहीं होता। आप देखिए कि लेफ्ट आर्म बॉलर अगर है तो वो उसको हिट तो वो मारने जाएगा ना, उसको एक्सपीरियंस है। क्या ऑफ स्पिनर, हाँ जी, नहीं कोई ऑफ स्पिनर अगर क्या राइट हैंड बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करता? और हमेशा आप देखेंगे मुरलीधरन हो गए, आपके सकलैन मुश्ताक हो गए, या आपके जितने भी सईद अजमल हो गए, इन सब ने राइट हैंड बैट्समैन को आउट किया हुआ है। आपके इकबाल कासिम हो गए, आपके जितने भी ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, इन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट किया हुआ है। ये भी आउट कर सकते हैं कि उसमें थे। इनकी बॉलिंग अच्छी है, आप वेरी करते हैं, आप स्लाइडर करते हैं, आप स्पिन करते हैं, आप थोड़ा सा फ्लाइट करते हैं। सो ये वो चीज़ें होती हैं। और एक बॉलर को जितना एक्सपीरियंस नवाज को अब हो चुका है, तो आई थिंक चाहे सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बॉलिंग कर रहा हो या राइट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपने शुरू में कहा कप्तान का भी बड़ा मतलब रोल था। कोच उसको बता नहीं रहा था कप्तान को, या पहले से स्ट्रेटेजी प्लान करके नहीं भेजा था? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कप्तानी करते हो तो क्या आपके ख्याल में उसको आपने फीड करनी है कोई चीज़? जब आप रोप को क्रॉस कर लेते हैं तो कैप्टन सारे डिसीजन लेता है। बॉल टू बॉल आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है। वो मुड़ के फाइन लेग पे आके खड़ा होकर कोच से वो कोई मशवरे नहीं लेता, क्योंकि हमने जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, कैप्टन जब अंदर गया वो अगर कोई किसी से मशवरा भी लेगा ना, तो अपने कोर प्लेयर्स के साथ लेगा, जो उसके मेन प्लेयर्स हैं। यार ये इस वक्त ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो हम तो जावेद, लेकिन आपने कोच को देखा सीढ़ियां उतर के नीचे आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मुझे ये बताएं, उसका मुकाबला अब इंडियन कितने खामोशी से बैठा होता गौतम गंभीर, है ना? कोई उसने मतलब टेंशन नहीं था कि जब आप इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स को अंदर भेजा हुआ है, उनका जॉब है कि सिचुएशन को असेस करके आप डिसीजन लें। वो सिचुएशन को असेस करने के बजाय वो आप ड्रेसिंग रूम में देख रहे हैं। आई मीन ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि कप्तान इतना ज्यादा इन्हिसार कर रहा है कोच के ऊपर। ये तो हो नहीं सकता। कोच आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपको दूसरी टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको बता देता है कि इन एरियाज में फलाने बॉलर अच्छा खेलते हैं, ये इन एरियाज में ये बॉलर्स बॉलिंग करते हैं। अपने बैटर्स को और बॉलर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन वो देता है, पिच के बारे में बताता है। देन उसके मुताबिक आपकी स्ट्रेटेजी बनती है और कैप्टन उसको अपने ओन के ऊपर लेके जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करता है ना सारा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोई शाह ने, जो बड़े अरसे से 25-30 बरस से ज़्यादा अरसे से वो जर्नलिज्म की फील्ड में। उनसे बात करते हैं जो तनाज़ा खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कैसे देखते हैं, आपने इतनी दुनिया में कवर किया है, कहीं देखा है किसी टूर्नामेंट में कि टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया? देखें, बड़ी अजीब सा सिनेरियो क्रिएट हुआ है और ये होना नहीं चाहिए। देखें, क्रिकेट में ऐसी गेम है नहीं है कि इसमें इस तरह की चीजें आए। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया ये लेके आया जी सारा कुछ, और बड़ा इसका इम्प्लीकेशन उनको समझ नहीं आ रही कि इम्प्लीकेशन उसकी क्या होनी है। इस आगे 8-9 साल में इंडिया ने कितने इवेंट कराने हैं। अगर इतने इवेंट कराने के बावजूद आप सारी जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है उनको एक प्लेटफॉर्म पे उनके साथ नहीं चल सकते, तो फिर मेरा ख्याल है आप पोस्ट ही न करें इन इवेंट को, इंग्लैंड को दे दें, दुबई में करा दें, फिर ऑस्ट्रेलिया में करा दें। आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है, आप किसी को सह नहीं सकते, किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी का जायज हक उसको नहीं दे सकते, तो फिर इस तरह की काम आप न करें। फिर क्रिकेट से अपना IPL की कराया करें, बस इतना ही काफी है। लेकिन अफसोस हुआ है शाह साहब, लेकिन उनका ये मौकिफ था कि एशिया कप तो भारत में होना था, लेकिन उन्होंने इसको कराया मुत्तहिदा अरब अमारात में। देखिए, वो हमारा कसूर तो नहीं है ना जी, वो तो इनका अपना कसूर है ना। जिस तरह ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, तो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने फिर इनके मैचेस जो है अमारात में जाके खेले। तो ये तो टेट फॉर टेट होता है, और ये तो एक डिसीजन है कि जी आप हमारे तरफ नहीं आएंगे, आप इधर नहीं आएंगे, हम उधर नहीं आएंगे। तो ये फिर
टोटली या ज़ाहिर है एशिया कप जाके वहां पे अब कराना पड़ा इनको। मसला ये है कि देखें, आप अगर एसीसी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाना है, एसीसी को ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है जिससे गेम की प्रमोशन इस पूरे एशिया में हो, तो फिर सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, अगर आप कहेंगे जी हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर आप कहेंगे जी पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन जो एसीसी को भी हेड करते हैं उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो ये बड़ी सीरियस है। देखें, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप गेम को पॉजिटिव नहीं ले रहे, गेम में नेगेटिविटी तलाश कर रहे हैं और नेगेटिव एलिमेंट लेके आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे शाह साहब ये बताइए, बाद लोगों का ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी मिली जुली रही। ठीक है, हम श्रीलंका से जीते, बांग्लादेश से जीते, लेकिन भारत से तीनों मैच हारे। लेकिन लोग कहते हैं जैसे पहला मैच 7 विकेटों से हारे, उसमें मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट वाला तनाज़ा हो गया और लोगों की तवज्जो हट गई। फिर उसके बाद जो दूसरा मैच हम 6 विकेटों से हारे, उसमें हारिस रऊफ और जो था साहबजादा फरहान, उन्होंने जो जेस्चर शो किया उसकी वजह से भी और उनको बुलाया गया, ये वो लोगों की तवज्जो पाकिस्तान की शिकस्त पर से हट गई। अब तीसरे मैच में हमने फाइट तो किया बड़े अच्छे अंदाज से, आखिरी ओवर में हारे, उसमें वो तनाज़ा आ गया ट्रॉफी का। तो आप नहीं समझते कि इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट जो है टीम जो है वो छुप गई इन तनाज़ात के पीछे, और लोग उसकी कारकर्दगी को उस हिसाब से नहीं डिस्कस करने लगे जिस तरह से डिस्कस करना चाहिए था? नहीं मिर्जा साहब, मेरा छुपी नहीं है। जो फाइनल हमने कंसीड किया, जो फाइनल हमने जीती हुई पोजीशन से हमने हारा या उनको प्रेजेंट कर दिया, वो फाइनल कोई हारने वाला नहीं था। आप देखें 113 for 1 और आपके पास तकरीबन 7.12 ओवर आपके पास रहते थे। आपको बिल्कुल गेम अवेयरनेस का पता नहीं है। 113 पे अगर 2-3 विकेट गिरती भी हैं तो जो खासकर मैं कप्तान की बात करूंगा, जो सलमान अली आ गए, उनको इस तरह की शॉटें नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि अगले 3 ओवर को उनको थोड़ा सा कूल डाउन करना चाहिए था। जो प्रेशर आया हुआ था उसको कूल डाउन करके सिंगल टू लेते फिर आखिर 4 ओवर में जाके हिट आउट। लेकिन शाह साहब, आप समझते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं रखना चाहिए। देखें, उन्होंने अपनी पोजीशन एज अ कैप्टन, एज एन ऑलराउंडर, एज अ बैट्समैन वो जस्टिफाई नहीं की। ठीक है। अगर आपको एक्सेस आपको देखें, अगर आपकी लायबिलिटी बनते हैं आप टीम पे, तो फिर आपको कोई हक नहीं है कप्तान रहने का। लायबिलिटी बनना, इसका मतलब आजकल का जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है मिर्जा साहब, उसमें हर प्लेयर से आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए। हर प्लेयर से या बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन चाहिए या उसकी बैटिंग में कंट्रीब्यूशन चाहिए। और अगर आप वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो कप्तानी इतना मैटर, मैं कहता हूँ T20 में अगर गेम अवेयरनेस हो तो वो काफी है। कप्तानी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है। और कप्तानी आप अच्छी, सारे कप्तान, अगर मैं कप्तानों को 4-5-6 कप्तान जो हमारे इधर हैं उन सबको कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन कम से कम अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन तो आपकी होनी चाहिए। वो पर्सनल कंट्रीब्यूशन आपकी नहीं है तो फिर आपको हक नहीं है पाकिस्तान टीम को लीड करना और वर्ल्ड कप में लेके जाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोहित शाह, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट चीफ सेलेक्टर। इनसे हम बात करेंगे कि ब्रेक के बाद कि अब साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से भी बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे कि अब पाकिस्तान की जो T20 सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोहित शाह से। हारून भाई, अब क्या देखते हैं, जैसे मैंने मोहित शाह से सवाल किया, जो 3 T20 हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या चेंजेस देखते हैं पाकिस्तानी टीम में, तब्दीलियां, या आप समझते हैं कप्तान भी वही रहेगा, टीम भी वही रहेगी, या टीम में तब्दीलियां देखते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वही रहेगा। इसका रीज़न ये है कि आई थिंक मोहित शाह ने बहुत चीज़ें, बड़ी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेज किए और उन्होंने सही कहा। एक तो एशिया कप के हवाले से जिन्होंने कहा, जिस तरह उन्होंने
कि ACC का प्रेसिडेंट जो है वो ट्रॉफी दे रहा था, वो कोई पाकिस्तानी होता है कोई भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो वो इंडिया की बहुत बड़ी गलती थी, और आई थिंक अब इंडिया में तो वैसे ही बैकलैश हो रहा है, फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा इसके खिलाफ कपिल देव ने कहा, सुनील गावस्कर ने कहा, गांगुली ने कहा, शास्त्री। सो ये तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया, इसलिए अब देखें अपने अपना वो स्टांस चेंज कर रहे हैं। अब वो सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि हम तो तैयार थे, हमें दी नहीं गई। खैर एनीवे अब तो बहाने कर रहे हैं। जहाँ तक आप T20 की बात कर रहे हैं, देखिए मुझे ये बताएं, जब आप 11 बनाते हैं ना तो कैप्टन ऑटोमेटिक चॉइस होता है टीम में, यहाँ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जब कैप्टन ऑटोमेटिक चॉइस ही नहीं है, आपने उसको कप्तानी दी और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हुई, तो आप कैसे उसको रिटेन कर सकते हैं? अगर ये उसको रिटेन करेंगे तो देखिए आगे सिर्फ 3 महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप में। अगर जो भी चीज़ आपने फैसला करना है अभी करना है और इस टीम को लेके फिर चलना है। मेरे अपने नज़दीक देखें, जो आइडियल मुझे जो नज़र आता है इस वक्त, देखें आपने इस पूरे उसमें देखा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरह फाइट किया, बॉलिंग की फॉर्म वापस आई, जब उनको बैटिंग की ज़रूरत पड़ती थी बैटिंग में भी उन्होंने किया। एक ऐसा प्लेयर जो एग्रेसिव हो, जो आपके लिए होता ही है कि कप्तान रोल मॉडल होता है, लोग उसको देख के उसके पीछे चलते हैं। सही। अगर सब में से वो टिमिड किस्म का कैप्टन होगा तो खुद ही बॉलिंग नहीं करेगा। आपने देखा कल फाइनल में 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। अगर आपने खब्बे को नहीं दिया, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं दिया, तो आप तो ऑफ स्पिनर थे, आप आ जाते। लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है ना। सो आई थिंक इनको ये सोचना चाहिए कि शाहीन शाह आफरीदी एक ऐसा कैंडिडेट मुझे नजर आता है कि इसको अगर ये कप्तान बना, इर्द गिर्द जो वो अपने प्लेयर्स को जितने भी ये प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर ठीक है, जो भी हैं ये मेहनत करके एक अच्छा यूनिट बन सकता है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी T20 में बहुत नीचे है। आज ही मैं एक मैच देख रहा था जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हुआ, 180 प्लस का टारगेट 16.3 ओवर्स में, 17 ओवर्स में उन्होंने पूरा कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। सो तो जब 2 इक्वली बैलेंस टीमें खेलती हैं तो इस किस्म का मुकाबला होता है। पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, वो सब कॉन्टिनेंट पिचेस के ऊपर ही होगा। सो इसलिए आपके पास एडवांटेज है। आप चाहें तो एक जो भी अब ये सीरीज आ रही है T20 की, बिफोर द वर्ल्ड कप एक अच्छा न्यूक्लियस बनाएं। आपके पास यही प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स तो कहीं बाहर से नहीं आ सकते, आपके पास प्लेयर है ही नहीं। अच्छा, आप इन्हीं को कॉन्फिडेंस देंगे। मुझे आप बता देना, आप भी इतने अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं, मुझे बताएंगे कौन सा पाइपलाइन में प्लेयर पड़ा हुआ है? कोई नहीं है ना। इसीलिए तो आप बाबर को वापस लेके आ रहे हो ना, इसीलिए तो आप रिजवान को वापस लेके आओगे ना, अगर इन्होंने T20 में वापस लाए। और इससे अंदाजा लगा लो कि इस टेस्ट टीम के स्क्वाड में एक 39 इयर्स के लड़के को वापस लेकर आ रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास, तो इसका मतलब टैलेंट नहीं है ना। सो ये तो लम्हा फिक्री है ना, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके थिंक टैंक को काम करना चाहिए। जो डोमेस्टिक में क्रिकेट में लोग बैठे हुए हैं, जो एकेडमी में लोग बैठे हुए हैं, उनका काम यह है कि वो देखें कि वे फॉरवर्ड क्या है। आपके पास पाइपलाइन में कुछ नहीं है। कराची की अंडर 19 की टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही है इस वक्त आपके सेमीफाइनल और फाइनल में, और वो डेरा मुराद जमाली की टीम 22 पे आउट हो गई, देखा अंडर 19 में। इससे अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड क्या है। और आप हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जिसपे आपका कोई टॉप प्लेयर नहीं खेला, और वो सब स्टैंडर्ड पिचेस के ऊपर सारे मैचेस हुए, उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन भाई डोमेस्टिक के साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है। पहले कहा गया 2 टीमें आएंगी है, फिर एकदम से 4 टीमें आ गई। पहले कहा गया कि सिर्फ टॉप की 2 टीम्स होंगी, फिर 4 टीमें आ गई, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें आपको पता है उस 4 टीमों में भी क्या डिस्पैरिटी है कि अगर 4 टीमें आती तो 2 एक ग्रुप से आती, 2 एक ग्रुप से आती। उन्होंने एक ग्रुप से 1 लिया और एक ग्रुप से 3 ले। हमें ये तो डिस्पैरिटी है। तो आई थिंक ये मेरे अपने नज़दीक बगैर सोचे समझे विम्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपने पाकिस्तान टीम को भी देखना है, आपने आपकी पाकिस्तान ए और शाहीन को भी देखना है कि उनको हम किस तरह, जो आपके पाइपलाइन में जो भी लड़के इस वक्त मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान में तो आप उनको तैयार नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको लिख के दे दूं। जिस किस्म की पिचेस यहाँ बनती हैं, जिस किस्म की पिचेस पे ये खेलते हैं, जब तक उनके दौरे बाहर के नहीं होंगे, अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं होंगे, उस वक्त तो वो ग्रूम नहीं कर। जैसे ऑस्ट्रिया जाती है पाकिस्तान, शाहीन वहाँ क्लब लेवल की टीम के खिलाफ खेलती है। वो तो एक टॉप एंड अमेरिका से एक टीम आ गई। उसमें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कोई अमल दखल नहीं है। वो तो एक स्टेट ऑर्गेनाइज करती है वो, और वो क्लब क्रिकेट के लेवल के ऊपर वो क्रिकेट होती है। मकसद सिर्फ यही था कि वहां की जाके ये इन्वायरमेंट को देखें, वहां की पिचेस का अंदाजा लें, वहां भी हम हार के आ जाते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारून रशीद साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इंदिया दिया है कि जो बिग बैश लीग में प्लेयर्स जा रहे हैं, जो भी फॉरेन लीग में जा रहे हैं, उनके NOCs जो हैं वो विद होल्ड कर लिए जाएंगे। इस पर बात करेंगे क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ने दिसंबर में बिग बैश लीग
लीग खेलना है। और अभी जो IL T20 हुई उसमें जो नीलामी हुई, ऑक्शन हुआ, पाकिस्तान के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी उसमें हसन नवाज, फ़खर जमान और नसीम शाह सेलेक्ट हुए। तो क्या दुनिया के दीगर ममालिक इस वजह से रिलक्टेंट हैं टीमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने में कि एन वक्त पर इनका NOC इनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से नुकसान होता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब के साथ खुशामदीद कहते हैं। हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ की, फिर T20 एशिया कप की। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फैसला किया। हारून भाई, इस फैसले की रोशनी में आप कैसे देखें, इसका असर क्या पड़ेगा कि जो ममालिक जहां पर लीग खेलने हमारे प्लेयर जाते हैं वो फिर अपने लड़कों को PSL में नहीं भेजेंगे? ऐसा हो चुका है इससे पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। देखिए मसला क्या है, ये तो नी जर्क डिसीजन है ना, क्योंकि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं वो मशवरा यही दे रहे हैं कि इनकी NOCs कैंसिल कर दें। यू नो, आप NOCs कैंसिल करने से क्या, पहले आपने सोचना था ना? नहीं, NOCs कैंसिल करने से कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी? एक्चुअली उनकी जो टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही, उसके रीजन कुछ और हैं। ये NOCs नहीं है। देखिए NOC का ये तरीका है कि ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होते हैं, क्योंकि हर कंट्री ने अपने अपने मुल्क में लीग्स करवाई हुई हैं। उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए होते हैं बाहर के ममालिक से। सो जब वो ममालिक उनको अलाउ करते हैं, फिर वो अपने प्लेयर्स को भी अलाउ करते हैं कि आप उन लीग्स में जाके खेलें, जैसे PSL है। मुझे फील होता है कि अगर ये डिसीजन लिया और इसको अगर आपने कंटिन्यू किया तो हो सकता है आपकी PSL को डेंट पड़े। आपके पास वैसे ही सेकंड टियर के प्लेयर्स आते हैं, थर्ड टियर के प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स तो IPL में चले जाते हैं। सो जो वो बच्चे खुचे भी अगर आपके पास नहीं आएंगे तो आपका PSL का स्टैंडर्ड और ज़्यादा गिर सकता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा कि हमने एक वक्त में जब हमारे कोच थे साउथ अफ्रीकन, जो इससे पहले मिकी आर्थर ने, आपको याद होगा, कंडीशनिंग कैंप के लिए 3 से 4 प्लेयर्स या पूरे के पूरे प्लेयर्स बिग बैश लीग से बुला लिए थे। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने प्रेशर डाल दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिग बैश से या वहां से? नो सॉरी, कैरेबियन लीग से। कैरेबियन लीग से बुलाया, उसके बाद जैसे ही उनको वापस हम नहीं भेजेंगे, उन्होंने कहा अगर आप इनको वापस नहीं भेजेंगे फिर हम अपने प्लेयर्स नहीं देंगे। सो फिर ये हुआ कि वो 4 से 5 दिन के लिए वो कंडीशनिंग कैंप हुआ और उसके बाद उनको वापस भेज दिया। तो इसलिए ये प्रेशर अभी फिर आएगा। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने अगर बिग बैच में ये नहीं जाएंगे ना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? हाँ, कहाँ से आएंगे? वो नहीं आएंगे। दूसरा इनको चाहिए ये है कि जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी टॉप प्लेयर्स सारे के सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें। आप 4 से 5 का यार्डस्टिक तो लगा सकते हैं ना, कि बंदिश कि आप कम से कम 5 मैच तो खेलें। क्योंकि मकसद ये है कि उनको डोमेस्टिक में पार्टिसिपेट करवाना है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजी रहेंगे। क्योंकि आज अगर उनको जब भी मौका मिलेगा और उस वक्त अगर पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हो रही तो वो क्या करेंगे? अगर आप उनको इजाजत नहीं देंगे और पाकिस्तान में भी क्रिकेट नहीं हो रही, वो क्या करेंगे? सो इसलिए शेड्यूलिंग को देखते हुए आपको ये फैसले करने चाहिए। क्या नहीं, एक तो आपके शेड्यूल का ही पता नहीं लगता। आप आज कहते हो कि जी फलानी तारीख को शुरू हो रहा है, पता लगा नहीं जी इस तारीख को शुरू नहीं हो रहा, हमने उसको आगे कर दिया, उसको ये कर दिया, आखिरी लम्हे पर आपका अंडर 19 एक दिन होकर खत्म हो जाता है, उसको खत्म हो जाता है। तो ये इश्यूज हैं जो जिनको रियल सेंस में एड्रेस करना चाहिए अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने तो पॉलिसी रखी ना PSL के अलावा एक लीग खेलने की। नहीं, वो तो थी। देखिए यस, प्लेयर्स खुद बताते थे कि हमने ये लीग 1+2 यानी 3 लीग्स की इजाजत थी। और फिर उसमें भी ये था कि जिस और लीग में जाना हो तो स्पेशल परमिशन के साथ आप जा सकते हैं। एक बाकायदा पॉलिसी। लेकिन क्लैश तो नहीं होना चाहिए आपका डोमेस्टिक के अपने पाकिस्तान के इंटरनेशनल नो, वो नहीं। जब भी इंटरनेशनल किसी भी दुनिया भर में जिस मुल्क के भी इंटरनेशनल क्रिकेट होगी उसके लिए उस प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा। देखिए IPL को जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने उस विंडो ही उन्होंने दी गई है कि उसमें कोई इंटरनेशनल एंगेजमेंट नहीं रखती नहीं है अपनी। नहीं, उन्होंने ये तो तय कर लिया कि उस विंडो में कोई भी बायलैटरल सीरीज वगैरह नहीं होगी, इसलिए उनको एडवांटेज है। हमारे ये है कि जब भी हमारे यहाँ सीरीज हो रही होगी, हो सकता है कहीं ना कहीं T20 लीग चल रही हो, यस, उस वक्त आप उनको इजाजत नहीं देंगे। लेकिन अगर अब आपके यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही और कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है तो आई थिंक फिर आप गलत करेंगे अगर ऐसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, अपनी राय
राय का इजहार कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि इनसे की गई गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी में ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हारून रशीद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।